हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये क्लास जो है काफ़ी अरसे बाद हो रही है। हम लोग काफ़ी दिन इसके लिए वेट करना पड़ा आप लोगों को, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और कंप्यूटर की जो क्लास थी वो इससे पहले 8 क्लासेस चल चुकी हैं, ठीक है। 8 क्लासेस टोटल हो चुकी हैं और हमने काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर लिया है। जो बचा हुआ कोर्स है वो रिसेंटली अब आपको 10 से 20 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है UPSSC का, उस एग्ज़ाम का अभी डेट एग्जैक्टली नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कम से कम 20 दिन तो आपको तो मिलने वाले हैं, कम से कम 20 डेज आपके पास रहेंगे। उससे पहले पहले हम कंप्यूटर का आपका जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा रिवीजन वीडियो है। पहले 2 रिवीजन वीडियोज़ रहेंगे। आपका क्लास नंबर 1 से 5 तक था। 1 और 2 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था क्लास का, तो कुल मिला के मान लीजिए 4 क्लासेस का यहाँ पे आपको ये रिवीजन वीडियो मिलेगा। उसके बाद आपका रिवीजन वीडियो 2 आएगा, जो बाकी की बची क्लासेस मतलब 6, 7 और 8 उन 3 क्लासों का रिवीजन वीडियो होगा। ये रिवीजन वीडियो इसलिए है ताकि आप एक बार फिर से अपने मूड में जा सकें कि हाँ आपने कंप्यूटर कहीं ना कहीं पढ़ा था और क्या क्या चीज़ें पढ़ी गई थी, ठीक है। हम देखते हैं कि हमने क्या कोर्स कंप्लीट कर लिया है अभी तक और कितना बाकी है जो कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको पेरिफेरल डिवाइस मतलब क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, तो उनको हम देख चुके हैं, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस हमारा हो चुका है। नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया, मेमोरी मैंने आपको पढ़ा दी, ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 क्लासें हुई वो भी पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका जो है शुरुआत के 4 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और 8 कह लीजिए या 7 कह लीजिए, 7 क्लासेस में पूरा आपका एक क्लास 1 थी जो इंट्रोडक्शन थी। क्लास 1 जो थी वो इंट्रोडक्शन हो गई थी। जनरली मैं क्लास 0 करता हूँ इंट्रोडक्शन का, लेकिन इसमें कंप्यूटर में क्लास 1 का इंट्रोडक्शन हो गई थी। इस तरीके से 7 क्लासेस हुई हैं। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जाके आप UPSSC का प्लेलिस्ट देखिएगा, UPSSC का प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पे आपके कंप्यूटर नॉलेज का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब बाकी बचा है हमारे पास इंटरनेट, मॉडेम और लैंग्वेज, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और क्या कहते हैं ईमेल। ये तीनों टॉपिक आपके जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको याद करनी होंगी और मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी आपको क्या कहते हैं PPT की यहाँ पे सीट पे ना पढ़ा के हम क्या करेंगे, हम लाइव देखेंगे, ठीक है। हम लाइव दिखाएंगे आपको कंप्यूटर में कहाँ पे कौन सा क्या ऑप्शन है, और वो आपको याद करने का मतलब तरीका भी बताएंगे, कैसे इनके शॉर्टकट से याद रखने हैं, कैसे इनका कौन सा फंक्शन क्या काम करता है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी आने वाली आपकी मतलब आपके बचे हैं 7 टॉपिक्स बचे हुए हैं और आने वाली हम लोग 14 से मैक्सिमम 10 से 14 क्लासेस के अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो इस चीज़ से हम निश्चिंत रहें कि आपका कंप्यूटर का जो क्लास है, जो कंप्यूटर का कोर्स है वो होगा नहीं। कंप्यूटर का कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से काफ़ी दिन पहले, ठीक। तो अब हम देखते हैं जो क्लास हमने पढ़ाई हुई क्लास नंबर मतलब क्लास 2 से पढ़ाई बेसिकली स्टार्ट हुई थी हमारी। तो क्लास 2 से आगे की तरफ हम देखते हैं जो जो हमने अभी तक पढ़ा था क्लास 5 तक, ठीक है। आज हम क्लास 5 तक का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका 6, 7 और 8th क्लास का रिवीजन होगा। उसके बाद आपकी आगे की वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि आपको पता होना ज़रूरी है कि आपने पहले पढ़ा क्या था। ऐसे सिर्फ पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं है अगर आप उन चीज़ों को भूल जा रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप मेरी वीडियो देखते देखते साथ साथ में ही काफ़ी हद तक चीज़ें सीख जाएँ, मतलब 80% आपका यहीं पे हो जाए और 20% अगर आप एक बार फिर से पलट के वीडियो देख लेते हैं या अपना नोट्स रिवाइज़ करते हैं जो आप लिखते हैं, तो आपका 100% हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का, उसके साथ कंप्यूटर है क्या? ये एक अभिकलक है। अभिकलक मतलब एक प्रोग्रामेबल मशीन है, संयंत्र है जो दिए गए गणित तथा तार्किक संक्रियाओं के क्रम से स्वचालित रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। मतलब आप जो चीज़ इसको देते हैं, जो प्रोग्राम इसको प्रोवाइड कराते हैं, जो प्रोग्राम आप इसको प्रोवाइड कराएंगे वो उस प्रोग्राम के बेसिस पे अपना आगे का प्रोसेस करता है, ठीक है, जो भी प्रोसेस आप उसको दे रहे हैं। तो ये है कंप्यूटर। अगर इंग्लिश में बात करें, अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली बाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये अपना काम करता है। और यहाँ बोला क्या गया है, सीक्वेंस डिवाइस दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड मतलब एक ऐसा पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है यहाँ पर, उसको आप कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को एक गधे से आप कंपेयर करें, कंप्यूटर को आप गधे से कंपेयर करो, उसको क्या क्या आता है?
उसको बोला जाता है कि हाँ एक बार आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आप उसको एक बार तरीका बता देते हो कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, ईंटें लाद दी गई और उसको बोल दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो अगर वो उसको कुछ भी ना बोला जाए, जैसे ईंटें लादी जाती हैं यहाँ से एक डंडी मारी जाएगी तो वो सीधे जाके आपके जो डेस्टिनेशन है वहीं पर रुकता है, बीच में उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है। तो कंप्यूटर एक तरीके का बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है जो खुद से कुछ नहीं सोच सकता है। आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे उसको, अगर आपने बोला इसको कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक बार बता दिया, प्रोग्राम कर दिया, उसको प्रोग्राम कर दिया, तो वो सेट ऑफ चीज़ जब भी मिलेगी, उस टाइप की सिचुएशन जब भी मिलेगी तो वो यहाँ से वहीं तक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर होता है। अगर आपने बताया है कि 2+2 कंप्यूटर में प्रोग्राम किया हुआ है कि 4 होता है, तो 2+2 जब भी होगा वो 4 करेगा। अगर किसी प्रोग्रामर ने गलती की है और बोला है 2+2 5 होता है, तो जब भी उसको 2+2 की इक्वेशन मिलेगी वो 5 ही बताएगा। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर गलतियां कर रहा होता है वो खुद से कभी कोई गलती नहीं करता है। उसमें बस 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो बग्स क्या होता है, जब प्रोग्रामिंग करते समय कोई त्रुटि करता है कोई, उसको जो मैं बता रहा था कि प्रोग्राम करते समय अगर प्रोग्रामर कोई गलती करता है तो उसको बोलते हैं बग्स। तो या तो रीज़न हो सकता है बग्स या हो सकता है वायरस। ठीक है, अगर कोई ऐसा वायरस है उस कंप्यूटर के अंदर जो उसको प्रोसेस करने से रोक रहा है, जो उसको किसी और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ले जा रहा है, जैसे कि 2+2 4 होना चाहिए लेकिन उसने उसको प्रोग्राम चेंज कर दिया, उसने उसका प्रोग्राम जो है वो 2+2 की जगह 2×2 पे कर रखा है या 2-2 कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पे अगर 2×2 हुआ तब तो आपके यहाँ तो आंसर सही हो जाएगा, और -2 हुआ तो यहाँ पे आपका आंसर 0 कर देगा वो। तो इस तरीके की मतलब प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर खुद से कभी कोई गलती नहीं करता है। ठीक है, एक 100% रिलायबल मशीन है जो आप उस चीज़ पे आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक, और यही सब इसके फीचर्स हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात की जाए अगर यहाँ पर कंप्यूटर है क्या, बेसिकली कंप्यूटर 3 चीज़ों का आपका एक तरीके से 3 चीज़ों का समावेश है कंप्यूटर: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और CPU मतलब प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी आपका प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये तो है CPU का मतलब। ये करता क्या है, एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे ये भी होता है। कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल करता है सभी चीज़ों को। मेमोरी होती है। ठीक है, ये इसके पार्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम जो हमारे फीचर्स थे इसके, जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए। फीचर्स क्या थे, ऑटोमेटिक है, ठीक है, स्वचालित है मतलब इसको चलाने के लिए बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा, काम आप दे देंगे वो अपने आप काम कर देगा। स्पीड अच्छी खासी है, फास्ट स्पीड है। लार्ज मेमोरी स्टोरेज है, जो आपके 5th जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर हैं, 5th जनरेशन या 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, स्टोरेज जो है आपकी बहुत लार्ज है। एक्यूरेसी 100%, कभी गलत नहीं होता है जब तक कि आप उसमें कोई प्रोग्रामर ने गलती ना की हो या फिर उस पर कोई मतलब वायरस का इफेक्ट ना हो। प्राइवेसी रखता है आपकी, मतलब आपके क्या कहते हैं, गोपनीयता रखता है। ठीक, मैं हिंदी साथ में लिखता चल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या थे इसके। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है, आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से इनपुट डिवाइस लिखे हुए हैं: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, DVD ड्राइव, क्या कहते हैं, कार्ड रीडर और माइक्रोफोन, वेब कैमरा। इनपुट डिवाइस वो सब चीज़ें होती हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन अंदर क्या कहते हैं पहुँचा रहे होते हैं। कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे इन्फॉर्मेशन अंदर पहुँचाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि माउस से मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये माउस का काम हो रहा है। ठीक, और इसके बाद अगर कीबोर्ड से मैं जो लिखा हूँ कि टाइप किया गया है, ये कीबोर्ड से टाइप किया गया है। अगर आपके पास कोई इमेज है, उसको स्कैन कराना है, उसको आप कंप्यूटर के अंदर पहुँचाना चाहते हैं, तो वो एक स्कैनर होता है, अभी मैं दिखाऊँगा आपको। DVD ड्राइव भी वही काम कर रही होती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, क्या कहते हैं, कोई स्टोरेज होती है, डाटा स्टोरेज होती है, जो उसको आप कंप्यूटर को देते हैं, उसको पढ़ता है। ठीक है, तो जहाँ से भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इनटेक की जा रही है, मतलब उसको पहुंचाई जा रही है, वो सभी जो आपके हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, माइक्रोफोन, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे गले के पास माइक्रोफोन लगा हुआ है, वो तो क्या कर रहा है, वो आपकी जो वॉइस है उसको क्या कहते हैं, कैच कर रहा है। वॉइस को कैच कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदल रहा है, फिर वो कंप्यूटर तक पहुँचा रहा है। फिर आपका वेब कैमरा जो होता है, जैसे आप बात करते हैं, स्काइप चैट कर रहे हैं या कहीं भी स्काइप चैट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं कैमरा होता है, वेब कैमरा होता है, वो आपकी इमेजेस को, आपकी वीडियोस को यहाँ की दूसरी साइड पहुँचा रहा होता है। मतलब वो क्या कर रहा है, कैमरा आपका इमेज को कंप्यूटर तक पहुँचा रहा है बेसिकली। तो जितने भी ऐसे डिवाइस होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुँचाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। फिर मैंने माउस के बारे में बताया कि माउस में 3 बटनें होती हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो ये आपका उंगली इस पर आएगी राइट क्लिक, ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और ये होता है स्क्रॉलर। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक बेसिकली जो क्या कहते हैं, एक तरीके से डिफ़ॉल्ट सेट होता है। तो आपको क्लिक करने के लिए जो होता है, क्लिक करने के लिए वो आपकी होती है लेफ्ट, क्या कहते हैं, लेफ्ट की,
ठीक है। लेफ़्ट जो होती है ये क्लिक के लिए होती है और ऑप्शंस के लिए आपकी राइट की होती है। स्क्रॉलर के अलग अलग काम होते हैं। जब कभी आप किसी फाइल में होते हैं जहाँ बहुत सारी फाइलें होती हैं तो स्क्रॉलर आपको ऊपर से नीचे तक ले जा रहा होता है, और गेमिंग के टाइम पे इसका क्या कहते हैं पर जो दूसरे और पर्पज़ हैं वो भी सामने आ जाते हैं। कीबोर्ड की बात करें अगर, तो कीबोर्ड में मैंने आपको बताया था कि कितनी टाइप की कीज़ होती हैं। एस्केप की होती है सबसे अलग, अगर आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर होती है एस्केप की होती है। फिर आपकी स्टेटस लाइट होती हैं कि आपका क्या कहते हैं नंबर पैड ऑन है या नहीं है, कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है, और एक होती है जो हमेशा ऑन रहती है जब भी आपका कीबोर्ड लैपटॉप ऑन रहेगा या कीबोर्ड कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। 3 लाइटें होती हैं। तो आपकी पहली लाइट जो है वो आपको दिखाती है कि ऑन है या ऑफ है, ठीक। दूसरी वाली जो हो रही होती है या दूसरी तीसरी होगी, दूसरी जो होती है वो होती है शायद कैप्स लॉक की। दूसरी सेकंड जो होती है वो कैप्स लॉक दिखाती है आपका ऑन है या ऑफ है। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो बड़े में लिखा जाएगा, अगर क्या कहते हैं बड़े में लिखेगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो छोटे में लिख रहा होगा, ठीक। और फिर जो आपका नंबर पैड के लिए होती है कि आपका जो नंबर पैड यहाँ पे है ये नंबर पैड जो न्यूमेरिकल क्या कहते हैं न्यूमेरिक डायरेक्शनल कीपैड है जो, ये ऑन है या नहीं, ठीक। और जो आपकी मेन क्या कहते हैं मेन टाइपिंग कीज़ होती हैं वो पूरी यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, और जो ये वाली लाइट्स हैं वेब क्या कहते हैं ईमेल, वेब ब्राउजिंग, और ये बटन सब कीबोर्ड में नहीं होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है सब कीबोर्ड में हो, किसी में होती हैं किसी में नहीं होती हैं। तो ये है कीबोर्ड, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और डिटेल्स में अगर चीज़ें चाहिए तो आपको एक बार वीडियो देखनी होगी। फ्री है स्कैनर, जिस पे आप कोई भी इमेज रखते हैं तो वो स्कैन कर देता है। और बाकी जो इनपुट डिवाइसेस थे वो एक साथ दिखाए थे, जॉयस्टिक, कंप्यूटर, माउस, माइक। ये देखिए आप जॉयस्टिक गेमिंग के लिए काम आता है, कैसे होता है हैंडल की तरह, उसको आप राइट लेफ्ट और गेमिंग बेसिकली रेसिंग गेम्स के लिए काम आता है। फिर माउस जिसका मैंने काम बता दिया आपको, फिर माइक उसका भी काम मैं आपको बता चुका हूँ। उसका टच पैड आता है जिस पे मैं अभी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये अपना पेन जो है उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये पेन लिए हुए हैं एक व्यक्ति और ये टच पैड पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्कैनर रखा हुआ है, ये कीबोर्ड है, और ये आपका क्या कहते हैं कैमरा है जो आपका बार कोड रीडर है, ठीक है। बार कोड रीडर है, बार कोड रीडर। तो ये आपकी बार कोड पढ़ता है। देखते होंगे आप जब सामान खरीदने जाते होंगे कहीं, तो एक मॉल में बड़ी जगह पे बड़ी दुकान पे सामान खरीदते होंगे तो वो एक बार कोड को रीड करने के लिए हाथ में पकड़े होता है। तो ये बार कोड रीडर है, वो भी क्या कर रहा है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुँचा रहा है, ठीक। ये तो हो गया आपका इनपुट डिवाइस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस बेसिकली वो डिवाइस हैं, वो सभी डिवाइस जो आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस अंदर हुई है उस प्रोसेस को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मॉनिटर जो आप जानते हैं, मॉनिटर वही होता है जैसे टीवी आपका, तो लैपटॉप की वो चीज़ जो स्क्रीन होती है जहाँ पे आप चीज़ों को देख रहे होते हैं वो है मॉनिटर। स्पीकर में आप आवाज़ को सुन रहे होते हैं जो कंप्यूटर देना चाह रहा है आपको। प्रिंटर में आपको इमेज प्रिंट करके दे रहा होता है। प्लॉटर और प्रिंटर में अंतर इतना होता है कि प्लॉटर जो होता है बिग इमेजेस, मान लीजिए जो बड़े क्या कहते हैं बैनर टाइप होते हैं, जो पॉलिटिकल बैनर आप देखते होंगे या जो भी बैनर्स होते हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए प्रिंट करा जा रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का बैनर हो जो मतलब साइज़ में बड़ा होगा, जो साइज़ में बड़ा होगा, इमेज के साइज़ से बड़ा होगा, जैसे किसी प्रकार का प्रिंट वो बैनर हो, वो जिससे प्रिंट किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्लॉटर, ठीक है। तो ये है प्लॉटर आपका और प्रिंटर में डिफरेंस। नेक्स्ट प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? जो आप देखते हैं किसी क्या कहते हैं इमेज, किसी पर्दे पे कोई जो क्या कहते हैं इमेज को थ्रो करता है। जैसे एक होता है, एक डिवाइस होता है वो किसी पर्दे पे इमेज को थ्रो कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पर्दा है, जैसे आप मूवी हॉल में मूवी देखने आते हैं तो वहाँ पे भी देखते होंगे बहुत सारे क्या कहते हैं जहाँ पे वो नहीं होता, डिजिटल वाला नहीं होता है, तो क्या होता है पीछे से एक जगह से रेज लाइट आ रही होती है, ऐसे लाइट आ रही होती है जो पर्दे पे थ्रो हो रही होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, वो है प्रोजेक्टर। तो वो भी क्या करता है, आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट है आपका हेडफोन। हेडफोन स्पीकर दोनों जो है आपके सुनने के लिए काम आते हैं। तो ये है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि पहला जो आपका CRT लिखा हुआ है, CRT और मॉनिटर दोनों इसी टाइप के होते हैं। CRT पे क्या कैथोड रे ट्यूब का जो होता है वो दिखा रहा होता है, उसका ग्राफ दिख रहा होता है, ऐसे ही आपका मॉनिटर होता है। ये भी मॉनिटर का ही आपकी स्क्रीन दिख रही है LCD, इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर ये आपका प्रिंटर है, और एक देखा जाए मॉनिटर, ये आपका प्लॉटर है, सॉरी ये आपका प्लॉटर है। फिर उसके बाद स्पीकर सिस्टम, ठीक है, ये स्पीकर और ये है उसका बेस जनरेट करने के लिए। तो ये है आपका, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में मैंने आपको चारों नंबर सिस्टम का पूरा पढ़ाया हुआ था। इसका जो मेरे पास PPT की स्लाइड नहीं है आगे की, तो मैंने आपको इसमें डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा,
डेसिमल मतलब जो संख्याएं जिनके बेस 10 होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 332 या 329 मान लीजिए, इस टाइप का जो नंबर लिखा हुआ है 329, तो जैसे ये नंबर जो है आपका ये डेसिमल में है, ठीक है। जिसका बेस 10 है, मतलब 0 से लेके 9 तक के डिजिट से लिखा हुआ पूरा जो आपका नंबर संख्या होगा पूरा, वो आएगा डेसिमल के अंदर, ठीक है। फिर आता था बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में 0 और 1 सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, जिसके सहारे पूरी नंबर सिस्टम पूरा उसका नंबर सिस्टम चलता है। इसकी स्लाइड मेरे पास नहीं है, मैं आपको एक ओपन स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कोई नंबर है अगर आपके पास, मान लीजिए 232 229 ले लीजिए, 239 ले लीजिए, इसको हमको बाइनरी में चेंज करना है, तो आप क्या करते हैं 2 से इसको डिवाइड करते जाते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, बचेगा शेष आपका कितना 1। जो आपका शेष बचता जाएगा इधर साइड में इसको करते जाएंगे, तो ये आपका 5 आएगा, और फिर बचेगा यहाँ पे 1, फिर आ जाएगा 9 आपका, फिर यहाँ बच जाएगा आपका 1, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 से करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और इसके बाद फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। इस तरीके से जो भी मतलब बनते आएंगे 1 करेंगे यहाँ पे 1 होगा, और फिर नेक्स्ट में आपका 4 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1, फिर जो 2 है 2 से करेंगे आप तो यहाँ पे 7 आएगा, फिर बचेगा यहाँ पे 0, फिर 2 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3, बचेगा 1, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 1, बचेगा यहाँ पर 1, और फिर 2 से कर देंगे इसको तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे आप 1 1 1 0 1 1 1 1, ये हो गया आपका बाइनरी। इसके बेस में क्या लिखा जाएगा, इसके बेस में लिखा जाएगा 2, ठीक है। तो ये कन्वर्जन था, ये पूरे कन्वर्जन मैंने अच्छे से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब वो पूरा कन्वर्जन मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही कन्वर्जन मैंने क्या कहते हैं ऑक्टा के साथ और डेसिमल के साथ, सॉरी ऑक्टा और हेक्सा के साथ भी दिखाए हैं, ठीक है। ऑक्टा में क्या होता है, ऑक्टा में 0 से लेके 8 तक का, 0 से लेके 7 तक का रहता है, ये 8 नंबर होते हैं आपके, इसका बेस 8 होता है। फिर हेक्सा जो होता है उसमें 16 होता है, इसका क्या कहते हैं, और 0 से लेके 9 तक का तो ये 10 तो नंबर होते हैं। उसके बाद A B C D और E, ठीक है। यहाँ तक 10 ही हो गए, 10 E F, ठीक है। इस तरीके से चलता है, इसका बेस होता है 16। तो ये जो कन्वर्जन है ये पूरे मैंने वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, एक बार आप देखिए उसको, आपको समझ में आ जाएगा। ये रिवीजन वीडियो है, थोड़ा सा लंबा ना खींचे, इसलिए मैं पूरी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद हमने देखा था कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग से जो क्या कहते हैं हमारी सबसे पहली कंप्यूटर की पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी के साथ से उसका क्या कहते हैं दिखाया था आपको, कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर हुआ करते थे। एक व्यक्ति है जो इंस्पेक्शन कर रहा है इस टाइम पे, यहाँ पे देखे खड़े हुए, पूरे 2-2 3-3 रूमों तक रखे रहते थे, ऐसे कंप्यूटर रखे रहते थे। और मैंने उनकी विशेषताएं बताई थी, जैसे कि पहली पीढ़ी थी जो उसकी विशेषता क्या थी, उसकी विशेषता ही थी वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब थी वो आपकी सबसे पहली पीढ़ी की विशेषता थी। और पहली पीढ़ी क्या 1940 से लेके 56 तक रही, ठीक है। इसमें 2 कन्फ्यूजन है, कुछ लोग इसको 56 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं 46 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। ऑप्शंस में कभी आपको ऐसा दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी कि दोनों ऑप्शन दिए हुए हों। तो आप ये बेसिकली मान लीजिए 40 से ही स्टार्ट हुई है, या फिर 56 से मान लीजिए। 56 पे कंप्यूटर बन के तैयार हो गया था पहला कंप्यूटर, जो आपका ये है एनियक कंप्यूटर जो पहला है आपका, ये बन के तैयार हो गया था। इस वजह से 46 से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। एनियक जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो आपका पहला कंप्यूटर था ये बन के तैयार हो गया था, तो इस वजह से इसको 46 से माना जाता है कि 46 से स्टार्ट हुई, ठीक है। इसका जो बेसिक चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी वैक्यूम ट्यूब के बारे में याद रखना। फिर द्वितीय पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। द्वितीय पीढ़ी की सबसे बड़ा इनोवेशन जो था, जो सबसे बड़ी खोज थी, वो थी ये कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया कैसे, ट्रांजिस्टर से। ये है ट्रांजिस्टर्स, ये साइज में काफ़ी छोटे हुए उससे, इसकी वजह से क्या हुआ, जो 3-4 रूमों तक कंप्यूटर फैला रहता था, 3-4 रूमों से आके अब सीधे एक रूम में आ गया, ठीक है, एक रूम में आ गया। लेकिन अभी भी कंप्यूटर टेबल तक नहीं पहुंच पाया था, और मैग्नेटिक कोर क्या कहते हैं यूज़ करने लगे इसको मेमोरी के लिए। और कोबाल और क्या कहते हैं फॉर्ट्रैन जैसी जो मतलब लैंग्वेजेस हैं, जो मैंने आपको बता रखी हैं कि इन लैंग्वेजेस का स्पेशलिटी क्या है। फॉर्ट्रैन जैसे कि है ये आपकी साइंटिफिक मतलब कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होती है, और कोबाल आपकी जो है कॉमर्शियल जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए यूज की जाती है। दोनों उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएँ हैं, ठीक है। इनका विकास हुआ सेकेंड पीढ़ी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या थे। एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर पूरे रूम में फैला हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, इधर भी सामान, इधर भी कुछ रखा हुआ है, अलग से सिस्टम जो है वो पूरे आपको एक रूम के अंदर का अभी भी हिसाब किताब था। अभी भी ऐसा नहीं था कि एक चेयर पे बैठ के एक कंप्यूटर को पूरा एक व्यक्ति अच्छे से हैंडल कर ले। इसमें एक और चीज़ ऐड हुई उस टाइम पे, प्रिंटर और अदर डिवाइसेस भी ऐड हुए, दूसरे डिवाइस भी ऐड हुए उस टाइम पे।
और इसका जो इरा था वो 56 से लेकर 64 तक चला। ठीक है, पहला जो आपका 46 से 56 आया और दूसरा जो है आपका 56 से लेकर 64 तक चला। ठीक है, 64 तक चला। तो पहला आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 10 साल, या अगर वो 6 साल भी ऐड कर लें 40 से मानते हैं तो 16 साल, और दूसरा जो है वो 8 साल का रहा। ठीक है, और इसमें जो है आपका कहते हैं इस कंप्यूटर की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो IBM 7000 सीरीज और यूनिवैक, ये यूनिवैक पहले चल रही थी, ये यूनिवैक 1107, ये कंप्यूटर उस टाइम पे चले द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है, इसके बाद हम तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं, और तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वो 64 के बाद 65 से स्टार्ट कर लीजिए उसको, 65 से 71 तक चले, 65 से 71 तक चले। और उसके बाद जो है तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनोवेशन हुई कंप्यूटर के उसमें लाइन में, वो हुआ आपका IC, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने शुरू हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होने शुरू हो गए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया वो काम किया कि कंप्यूटर को एक क्या कहते हैं रूम में लेके आए, एक रूम से एक टेबल पे लेके आ गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एकीकृत सर्किट का विकास हुआ, और इसका जो विकास करने वाली कंपनी थी वो थी टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल कंपनी। ठीक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल कंपनी के जो एक अभियंता थे, एक इंजीनियर थे, जैक केल्वी, इन्होंने इसका इनोवेशन किया था। ठीक है, ये नाम आप याद रख लीजिएगा। तो ये है वो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो हमारा आजकल दिखता है लगभग उसी जैसे, पूरा एक पुराना तरीका था। पुराने कंप्यूटर हैं बेसिकली, अगर जो हमारी सबकी एज के 25 के एज या 25 से पार की एज वाले लड़के होंगे, उन लोगों ने इस कंप्यूटर पे जरूर कहीं ना कहीं काम किया होगा, इस टाइप के कंप्यूटर्स पे। ऐसा CPU हुआ करता था बड़ा सा जो रखा रहता था, मतलब इस टाइप के कंप्यूटर्स पे काम किया होगा। ठीक है, 90s के टाइम तक आते आते हमारे यहाँ इंडिया में 3rd जनरेशन कंप्यूटर ही चले थे, उसके बाद अब हम 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड की बात की जाए तो इसकी 100 नैनो सेकेंड्स स्पीड हो गई थी, इसकी पोर्टेबल हो गया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पोर्टेबल हो गया था। उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी की बात करें, जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन की हैं, वहाँ पर और भी दूसरी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा सा तेज़ है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है पढ़ाने की। आप अगर अच्छे से जानना चाहते हैं जिस पीढ़ी के बारे में, जो टॉपिक आपको अच्छे से जानना है, वो आप क्लास उसकी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चतुर्थ पीढ़ी चली वो 71 से 85। ठीक है, वैसे तो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं वो आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं, आपके घरों में जो है कंप्यूटर जो डेस्कटॉप लगता है वो उसी पीढ़ी की देन है। लेकिन हाँ, लैपटॉप जो है आपका, लैपटॉप 5th पीढ़ी में आ गया आपका। ठीक है, तो ये है आपका 4th पीढ़ी के जो चतुर्थ पीढ़ी के जो जनरेशन क्या कहते हैं कंप्यूटर्स थे। इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो थोड़ा सा लार्ज हो गया, कैपेसिटी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्टोरेज कैपेसिटी जो है आपकी वो पहले वाले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्टोरेज की प्रॉब्लम अब होनी बंद हो गई, रैम और रोम दोनों बढ़ गई तो परफॉर्मेंस बढ़ गई कंप्यूटर की, रैम और रोम दोनों बढ़ गई तो परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट वहाँ पे यूज़ किया जाता था उसी का विशाल एकीकृत सर्किट, मतलब लार्ज हो गया, वही लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। 5th वाले में आते आते एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा ये, और जो होता है आपका क्या कहते हैं इंटेलिजेंस होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा आपके 5th वाले जनरेशन में। तो ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिसमें आप क्या कहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन से स्टार्ट करके जितने भी हाईटेक डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लिप करने वाले लैपटॉप्स आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप भी 5th जनरेशन का है। और भी जो क्या कहते हैं नई इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता डालने की कोशिश की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मैं अभी बता रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डालने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी काम चल रहा है। कुछ रोबोट्स में वो चीज़, रोबोट्स जो हैं, रोबोट्स भी इसी पीढ़ी की देन है। कुछ रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या कहते हैं सफल परीक्षण हो चुके हैं जो सही चल रहे हैं अभी तक। तो ये सभी थे आपकी 5 पीढ़ियों तक के क्या कहते हैं 5 पीढ़ियों का विवरण था जो मैंने इसमें दिया था। तो याद रखने के बेसिस से अगर आप एक बार फिर से देखना चाहें तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। 40 या 1940 या 46 से मान लीजिए, 40 या 46 से शुरुआत होकर 56 तक पहला चला। वैक्यूम ट्यूब जो थी इसकी वो खासियत थी। ठीक है, सेकेंड जो जनरेशन आई आपकी वो 56 से लेके, वो 56 से स्टार्ट हुई 64 तक चली। और ट्रांजिस्टर इसकी स्पेशलिटी थी। ठीक है, थर्ड वाला जो चला आपका, थर्ड जनरेशन जो थी वो 64 से या 65 से स्टार्ट कर लीजिए, 71 तक चली। और इंटीग्रेटेड सर्किट IC जो है उसकी सबसे मेन जो क्या कहते हैं विशेषता थी। फोर्थ वाला जो है 71 से या 72 से स्टार्ट कर लीजिए, ये चला 85 तक। और इसमें जो था लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज IC यूज हुई। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला जो जनरेशन है वो अभी तक है, चल रही है, 85 से स्टार्ट मान लीजिए, 85 से स्टार्ट है और प्रेजेंट तक है। इसमें जो है
ULC यू क्या कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कर लीजिए, या AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये है आपकी पांचों पीढ़ियों का पूरा विवरण। ठीक, देखते हैं आगे की जो क्लासेस थी उनके बारे में देखते हैं। हमने आगे क्या देखा था, हमने आगे आपको इस वाले वीडियो के लास्ट में क्विज दी थी, और फिर लास्ट में मैंने आपको जो लास्ट क्लास है हमारी आज की वो है मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, मेमोरी है क्या, बेसिकली मेमोरी होती क्या है। कंप्यूटर का एक ऐसा भाग है जो सही डाटा और सभी यहाँ पे होना चाहिए, जो सभी डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है उसे कहते हैं मेमोरी। जैसे कि आदमी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई थी कि एक व्यक्ति है, आपकी जो बचपन से अभी तक जो घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हुई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कभी जब 10th में पास हुए होंगे, जब आपने 10th में पास हुए होंगे, आपके नंबर अच्छे आए तो पापा का क्या रिएक्शन था, आपके नंबर ख़राब आए तो पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था। तो वो जो मेमोरीज़ हैं, जो और बहुत सारी मेमोरीज आप जोड़ते हैं, अपने साथ जोड़ते जाते हैं, तो वो मेमोरीज क्या होती हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। ठीक है, ये है स्टोरेज, जो आपके दिमाग में है ये स्टोरेज है। ठीक है, अगर ऐसे ही कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, जो एक तरीके से जो उसकी स्मृतियों को, उसके प्रोग्राम्स को सबको स्टोर करता है, तो वो है मेमोरी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि मेमोरी का जो सिस्टम है वो किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। तो सबसे पहली छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, BIT बिट। और एक बिट के अंदर जो क्या कहते हैं आपके, एक बिट के अंदर 8 बिट मिलके बनाते हैं एक बाइट को। और बिट क्या होता है, बिट जो 0 और 1 हम देते हैं, वो जो डिजिट्स हैं उनको मिला के बनता है बिट, 0 और 1 के डिजिट को मिला के बनता है बिट। ठीक है, तो एक बाइट होता है आपके एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर, और उसके बाद जो पूरा सिस्टम चलता है वो चलता है आपका 1024 के मल्टीपल में। ठीक है, तो एक बाइट से किलो बाइट बनेगा, जब 1024 बाइट से आपका 1 किलो बाइट बनेगा, फिर 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा, फिर 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका टेराबाइट बनेगा। इसी तरीके से और भी 2-3 होती हैं जो बड़ी इसकी इकाई होती हैं, उतना शायद आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो था मेमोरी का क्या कहते हैं सेग्रीगेशन, कैसे मेमोरी की एक छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक का। उसके बाद अगर हम देखें मेमोरी का क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण के बारे में बात की जाए, तो मुख्यतः मेमोरी 2 टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है प्राइमरी, दूसरी होती है द्वितीय, मतलब सेकेंडरी। ठीक है, मुख्य मेमोरी और द्वितीय मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। ठीक है, इसमें आपके रैम होते हैं और रोम होते हैं। रैम और रोम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्राइमरी मेमोरी में रैम होती है, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो आप जिस टाइम पे लैपटॉप को यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे ये मेमोरी आपके क्या कहते हैं लैपटॉप पे काम कर रही होती है, चल रही होती है। मतलब आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, वो इसी मेमोरी पे काम करता है। ये है आपकी रैम। जब आप काम कर रहे होते हैं तब इस मेमोरी पे काम कर रहा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है यार, जो कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस या आउटपुट में दिया गया डाटा प्रक्रिया से पहले प्रोग्राम में क्या कहते हैं रैम में संग्रहित किया जाता है, तथा सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब जो भी आप इनपुट देते हैं वो सब रैम में रहता है, और जब सीपीयू को क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से यूज़ करता है। इसीलिए होता क्या है कि जो भी कंप्यूटर, जैसे आपके मोबाइल भी आप एक तरीके से कंप्यूटर ही है, तो जितने मोबाइलों में रैम ज़्यादा होती है, जिन मोबाइलों में रैम ज़्यादा होती है वो उतने ही स्मूथ चलते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे स्टोरेज अवेलेबल है। जब भी जिस भी क्या कहते हैं डाटा की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल वहाँ से आसानी से ले लेता है। जिनकी रैम कम होती है उनमें वो अटक के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मेमोरी कम रहती है तो वो बिजी रहते हैं, मोबाइल बिजी रहता है। जब वहाँ से एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब जो है मोबाइल वो दूसरे टास्क की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस वजह से जो है रैम जो है वो ज़रूरी होती है आपके स्मूथ वर्किंग के लिए। उसका आता है रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको पहली बात तो बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी कोई भी एडिशन नहीं कर सकते, कोई भी क्या कहते हैं कोई भी अपने तरफ से कोई एडिट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको कंप्यूटर के क्या कहते हैं निर्माण करते समय उसमें स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जो भी आपके इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं। एक आपने एक वर्ड सुना होगा इनबिल्ट जो प्रोग्राम होते हैं वो इसमें सेव कर दिए जाते हैं। और इस मेमोरी में स्टोर जो प्रोग्राम होते हैं उनको ना परिवर्तित किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी रोम। और उसके बाद क्या कहते हैं सेकेंडरी मेमोरीज में जो होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं तो आपके कंप्यूटर के साथ भी जो मेमोरी जुड़ी हुई है, जो आपका स्टोरेज है,
उसके अलावा जो आपको चाहिए, जैसे आप जहाँ से भी लाते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, पेन ड्राइव आप यूज करें, क्या कहते हैं, सीडी यूज करें, सीडी डीवीडी प्लेयर्स यूज करें, कोई भी किसी भी प्रकार का जो आप एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करते हैं वो सभी आता है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल स्टोरेज जो है आपको दिख रहे होंगे। ये बड़ा वाला वो कार्ड जैसे पहले यूज हुआ करता था, ये आपकी हार्ड ड्राइव है। ठीक है, हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव दोनों हैं। कार्ड रीडर से यूज़ करना, कार्ड्स जो होते हैं आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं, तो वो सभी जो है आपके सेकेंडरी मेमोरी हैं। ठीक, इसके बाद आती है एक मेमोरी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली होती क्या है, मतलब आकार में काफ़ी छोटी रहती है, अगर देखा जाए तो आकार में बहुत छोटी रहती है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है जैसे रैम से लेता है, रैम पे कंप्यूटर चल रहा होता है, लेकिन अगर किसी लैपटॉप में कैश मेमोरी अच्छी होती है तो क्या होता है, पहले प्रोग्राम कैश मेमोरी में ढूंढा जाता है। अगर वो प्रोग्राम कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो रैम में जाता है कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर किसी कंप्यूटर में कैश मेमोरी अच्छी है तो वो और ज़्यादा स्मूथ चलेगा, क्योंकि वो रैम तक यूज़ करने की कंडीशन पे नहीं आएगा। वो जो अपनी जानकारियाँ हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कैश मेमोरी से ले लेगा। तो जो कैश मेमोरी होती है इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू इसको यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सीपीयू की मेमोरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल कैश मेमोरीज तक भी क्वेश्चन आने के क्या कहते हैं, एक तरीके से उम्मीद है। कैश लिखा जाता है इसको, CHE, सॉरी मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया दोनों जगह, तो CHE लिखा जाता है, कैश लिखा जाता है, कैश पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ा कैश ही जाता है। तो ये कैश मेमोरी है जो थोड़ी स्पेशल टाइप की मेमोरी है। और इसके बाद मैंने आपको इस क्लास के बाद क्विज दी थी, और इस तरीके से ये जो क्लासेस थी आज का रिवीजन, ये क्विज आप फिर से एक बार चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का जो क्या कहते हैं रिवीजन वीडियो, फर्स्ट था पूरा आपका। सेकंड जो रिवीजन वीडियो रहेगा वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके बाद आपकी क्लास 8th होगी, 8th शायद क्लास हो चुकी है, या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी 8th या 9th, वो आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी दोनों रिवीजन वीडियोस के बाद। क्योंकि एक बार आपको थोड़ा सा मूड आ जाए कि हाँ हम पढ़ कहाँ रहे थे, हम थे कहाँ पर, थोड़ा ज़रूरी होता है। काफ़ी दिन हो गई, क्लास लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, 15 दिन लगभग हो चुके हैं जब से क्लास नहीं हुई है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी दोनों रिवीजन की वीडियोज़ के बाद आएगी। ठीक है, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास के साथ आऊँगा कंप्यूटर की। और जो लोग आरआरबी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आज आपको मिल जाएगा। कल रात में किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो आज जो क्लास की टाइमिंग है 7 बजे PM शाम के टाइम, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।